दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का बहुत साथ मिला, इसके लिए सभी का धन्यवाद। दोस्तों हमारा जो तरीका है पढ़ाने का, वो कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों साथ में चलते हैं। क्योंकि आपको पता होगा एग्ज़ाम जब आते हैं तो उसमें हमारा कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और फैक्ट भी हमारे याद होने चाहिए। उसी आधार पर हम आज टॉपिक करेंगे संविधान संशोधन। ये मेरे द्वारा ही लिखा गया है और इसमें हम समझेंगे और साथ में संविधान संशोधन को जानेंगे। तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो चुका था 1950 को। उसके बाद हमारे संविधान में ये प्रावधान था कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं और न ही आसानी से हम संशोधन कर सकते हैं, यानी न ही हमारा संविधान इतना लचीला है कि आसानी से संशोधन हो जाए और न ही इतना कठोर है कि संशोधन कर ही नहीं सकते। तो संशोधन की ये प्रक्रिया है कि हम संशोधन कर सकते हैं। उसके तरीके हैं तीन तरीकों से संविधान में है जो संशोधन हो सकता है। पहला जो तरीका है वो है सामान्य बहुमत के द्वारा। सामान्य बहुमत का मतलब, जैसे कोई भी कानून पास होता है तो सामान्य बहुमत का मतलब ये हो गया कि 1/2 यानी आधे से ज़्यादा, जैसे लोकसभा और राज्यसभा है उनमें आधे से ज़्यादा बहुमत से अगर हम संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर देते हैं तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। बाद में उस पर राष्ट्रपति के साइन तो होते ही है। जैसे साधारण कानून जिसे पास होता है उसी प्रकार हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। कुछ ऐसे मतलब विधेयक आर्टिकल होते हैं, अनुच्छेद होते हैं जिनमें लिखा होता है कि सामान्य बहुमत से हम उन अनुच्छेदों में संशोधन कर सकते हैं, और कुछ ऐसे अनुच्छेद होते हैं जिनमें ये प्रावधान होता है कि विशेष बहुमत के द्वारा ही उनमें संशोधन हो सकता है। सामान्य बहुमत का मतलब 1/2 से अधिक अगर बहुमत आ गया तो संशोधन हो जाएगा। विशेष बहुमत के दो प्रावधान हैं। पहला ये कि एक तो हमारे जो जितनी भी लोकसभा की सीटें हैं, जैसे 543 वर्तमान में सीटें हैं, और जितने भी राज्यसभा की सीटें हैं जितनी भी है, अगर लोकसभा में पारित करेंगे तो लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं उनसे एक तो आधे से अधिक बहुमत होना चाहिए। और दूसरा, जब लोकसभा में कोई भी कानून आता है, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि सारे विधायक उस समय उपस्थित हो। कुछ विधायक हो सकता है अनुपस्थित हो, यानी जितने विधायक उसमें उपस्थित होंगे उन उपस्थित विधायकों में साथ में 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। एक तो 543 के आधे से अधिक होने चाहिए, जो सरकार बनने के लिए भी आवश्यक होते हैं, वही सिस्टम है। और दूसरा, जितने विधायक उपस्थित है उनके 2/3 बहुमत से हमको पास करना होगा संविधान संशोधन विधेयक। इसका मतलब जैसे हो सकता है 543 के 43 अगर उपस्थित हो जाएं तो इनका 2/3 फिर बहुमत से हमको कानून पास करना होगा। ये हो गया विशेष बहुमत के द्वारा। और कुछ ऐसे अनुच्छेद है, आर्टिकल है, संविधान के भाग है, जिनमें हमको अगर संशोधन करना है तो संशोधन करने के लिए उनमें एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी और साथ में राज्यों की सहमति होगी, वो भी आधे से अधिक राज्यों की। ये 3 तरीके हो गए हमको संविधान में संशोधन करने के। इन्हीं 3 तरीकों के द्वारा संविधान में समय समय पर संशोधन किए गए। अब हम जान लेते हैं ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन हमारे संविधान में भी किया गया है। जी हाँ, हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है 368, जिसमें ये लिखा गया है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ये जो प्रक्रिया है ना तीनों तरीकों की, ये उसमें बताई गई है। और ये अनुच्छेद 368 है, ये भाग 20 में पड़ता है। 22 अलग अलग संविधान के भाग है और 20वें भाग में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। हमने जो संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया ली है वो दक्षिण अफ्रीका से ली है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये फैक्ट वाली बातें हैं। 368 अनुच्छेद भाग 20 और दक्षिण अफ्रीका से हमने ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया ग्रहण की है। अब हम चलते हैं संविधान संशोधन कब और कैसे और कौन कौन से हुए। यस सर। सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला संविधान संशोधन। आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान जो है वो लागू हुआ था। यस सर। और पहला संविधान संशोधन उसके अगले ही साल हो जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखना। यस सर।
और ये पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किया गया थोड़ा समझते हैं। एक तो इसमें एक नवीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची का मतलब क्या था? देखिए, मूल संविधान जो हमारा था उसमें 8 अनुसूचियां थी और आपको पता होगा मूल संविधान में हमारे मौलिक अधिकार भी दिए गए जो आज भी हैं। तो उन मौलिक अधिकारों में एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 19 में एक अधिकार हमको जो दिया गया था वो था संपत्ति का अधिकार। इसके अलावा हमारे संविधान में कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। आप समझिए आराम से, मैं बता रहा हूँ कि हमारे संविधान में कुछ मौलिक अधिकार है। उस मौलिक अधिकार में 19वां जो मौलिक अधिकार है वो संपत्ति का अधिकार है। यस सर। सरकार के सामने एक समस्या पैदा हो गई थी इस समय, इसीलिए पहला संविधान संशोधन करना पड़ा तुरंत। मौलिक अधिकार दे दिए और उसमें यह कह दिया कि मौलिक अधिकारों का में सरकार जो है वो संशोधन नहीं कर सकती है। ये आर्टिकल 13 में लिखा गया है। आर्टिकल 13 में क्या लिखा गया है? मौलिक अधिकारों का हनन जो है वो सरकार नहीं कर सकती है। ये आर्टिकल 13 में लिख दिया। अब दूसरा नीति निर्देशक तत्व भी दे दिए जिसमें कहा गया कि जो गरीब वर्ग है उनका भी उत्थान आवश्यक है। तो सरकार के सामने समस्या हो गई कि कैसे जमींदारों से ज़मीनें लेकर गरीबों में बांटी जाए। सरकार ने ऐसे कानून भी बनाए, लेकिन उन कानून को कोर्ट में, न्यायालय में चुनौती दे दी गई कि हमारे संविधान में लिखा है कि मौलिक अधिकारों में हम संशोधन नहीं कर सकते, तो इन कानूनों को बनाने का अधिकार भी सरकार को नहीं है। सर, इन्हीं सब से बचने के लिए, भूमि सुधार करने के लिए, यानी जमींदारों सामंतों से भूमि लेकर छोटे गरीब किसानों को देने के लिए सरकार ने क्या किया कि न्यायालय वैसे तो करने नहीं देता, कोई भी कानून नहीं बनाने देता, तो सरकार ने एक नया सिस्टम, एक नया तरीका निकाला कि एक अनुसूची जोड़ दी, 9वीं अनुसूची, और उसमें यह प्रावधान कर दिया कि कोई भी कानून अगर 9वीं अनुसूची में सरकार जोड़ देती है, पहले 8 अनुसूचियाँ थी और 9वीं अनुसूची जोड़ी, और इसमें कह दिया कि 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून सरकार अगर डाल देती है तो वो कानून न्यायालय के द्वारा उस कानून पर समीक्षा नहीं की जाएगी, उस कानून को न्यायालय के द्वारा चुनौती नहीं दी जाएगी। ये सरकार के द्वारा करने का उद्देश्य क्या था? भूमि सुधार के लिए। लेकिन बाद में इसमें बदलाव भी किए गए, लेकिन हम एक बार इतने जान लेते हैं, आगे ज़्यादा हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, सरकार के सामने देश आज़ाद हुआ। तो यही सबसे पहले आपको पता होगा, जमींदारों के पास ज़्यादा भूमि थी, उनको गरीबों में बांटना था और बांट नहीं सकते थे, मौलिक अधिकार का हनन होता था, और इसीलिए सरकार ने 9वीं अनुसूची जोड़ी और उसमें ये प्रावधान कर दिया कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून डालेंगे उस कानून को न्यायालय चुनौती भी नहीं दे सकता और सरकार अपने कानून को लागू कर सकती है। अब इसके बाद में हम देखते हैं 7वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसको। हम बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं उन्हीं को देखेंगे, और ये महत्वपूर्ण है, यानी ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, और आपको ये भी पता होगा कि अनुच्छेद ये संविधान संशोधन 7वें में 1956 में एक और काम हुआ था कि राज्य पुनर्गठन की रिपोर्ट आ गई थी। इस समय 1956 में राज्य पुनर्गठन रिपोर्ट आ चुकी थी और इस रिपोर्ट को लागू करना था। तो इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए ही संविधान में 7वां संशोधन किया गया। और अब वर्तमान में आपको पता ही है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उस समय आज के आधे राज्य थे। वर्तमान में कितने? 28। उस समय 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित बनाए गए थे इस रिपोर्ट के लागू होने के तुरंत बाद, यानी 1956 की बात है ये। ओके सर। 7वां संविधान संशोधन 1956, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। हमने पहला देखा 9वीं अनुसूची जोड़ी 1951 में, 7वां देखा 1956 में। अब हम कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं जिनकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, अपने को देखना है कि ये संविधान संशोधन कौन से। देखिए, इनमें है 10वां,
12वां 11वें का छोड़ देना, 10वें से लेकर 14वें तक है। 10वां, 12वां, 13वां, 14वां। इनमें 10वें, 12वें और 14वें में क्या किया गया, कुछ केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को भारत संघ में मिलाया गया था। 12वें, 10वें, 12वें, 14वें में ये घटना है। लगभग आप ऐसे याद रखिए, भारत चीन का 1962 में युद्ध हुआ था, उसके आसपास की, यानी 1961 और 62 की घटना है। उस पेपर में आपको अगर ऑप्शन आएंगे उसमें आप आराम से कर सकते हैं। 10वें में कौन कौन से को मिलाया गया, 12वें में किन किन को मिलाया गया, 14वें में किन किन को मिलाया गया, और 13वें में नागालैंड को मिला हुआ था, भारत में ही था, उसको राज्य का दर्जा दिया गया। इसको भी ध्यान में रखना। 10वें में दादर नागर हवेली को मिलाया। 12वें संविधान संशोधन में, ये संविधान संशोधन है 11वां, 10वां, 12वां, 14वां। 12वें संविधान संशोधन में गोवा को मिलाया गया, जो भारत का वर्तमान में सबसे छोटा राज्य। दमन द्वीप को भी मिलाया गया। 10वें में दादर नागर हवेली, 12वें में गोवा और दमन द्वीप, 14वें में पंडुचेरी को मिलाया गया, और 13वें में एक अलग काम किया गया कि नागालैंड जो था उस समय, उसको राज्य का दर्जा दिया गया। घटना कब की, 1962 के आसपास की है। अब हम चलते हैं आगे। 24वां संविधान संशोधन। सरकार के सामने जो समस्या उस समय थी कि मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती थी, वही समस्या बरकरार थी। उस समस्या का हल अब तक नहीं हुआ था पूरी तरह से, और इसी को ध्यान में रखते हुए 24वां संविधान संशोधन करती है सरकार 1971 में। उसमें प्रावधान करती है कि आर्टिकल अनुच्छेद जो 13 है और अनुच्छेद जो 368 है, वो दोनों आपस में नहीं मिल रहे थे, क्योंकि अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ था कि सरकार मौलिक अधिकारों में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती है, कानून बनाकर मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है। और 368 में लिखा हुआ था सरकार संविधान में संशोधन कर सकती है। ये कहीं नहीं लिखा था कि संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है या नहीं। बस यही सबसे बड़ी समस्या उस समय थी। तो 24वें संविधान संशोधन वो 1951 की घटना है, और ये 1971 की घटना है, 20 साल बाद की। उसी समय तब तक मतलब 20 साल हो गए थे आज़ाद हुए, लेकिन तब तक वो समस्या बरकरार थी, और सरकार ने 24वां संविधान संशोधन और किया, और इसमें ये प्रावधान कर दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। ये प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया। और उसके बाद हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 को। आपको पता होगा इस समय हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने ये एक प्रकार से लघु संविधान ही बना डाला था। इस लघु संविधान को में क्या परिवर्तन किया गया, देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको हम ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझना है, प्रश्न आएगा तो यहीं से। सबसे पहला महत्वपूर्ण इस संशोधन में जो कार्य किया गया वो था मौलिक कर्तव्य जोड़े। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11। उस समय 10 जोड़े गए थे, 11वां बाद में जोड़ा गया। और इन मौलिक कर्तव्यों को हमने कहाँ से ग्रहण किया था, इंदिरा गांधी ने कहाँ से सोचा था, किस देश में देखा था कि हम मौलिक कर्तव्य जोड़ देंगे, ये था सोवियत संघ, जो वर्तमान में रूस है। तो सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया और संविधान में लिख दिया। कहाँ पर लिखा इनको, संविधान का जो भाग 4 है उसका कै बना दिया, क्योंकि संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या थे, नीति निर्देशक तत्व थे। तो उस 51 का एक कै भाग बनाकर उसमें 10 मौलिक कर्तव्य लिख दिए। उस समय 10 लिखे, बाद में 11वां जोड़ा गया, और जो अनुच्छेद था 51 कै वो लिख दिया, और भाग 4 कै, यानी 51 तक तो मौलिक कर्तव्य थे, 51 कै बना दिया, 4 में मौलिक कर्तव्य थे, 4 कै बना दिया, और 10 मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से ग्रहण करके संविधान में लिख दिए। ये काम हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 को। उसके बाद दूसरा काम, महत्वपूर्ण काम जो किया गया
उस समय के हिसाब से राजनीतिक दृष्टि से देखें तो वो भी महत्वपूर्ण काम था कि लोकसभा और राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल होता था, वर्तमान में भी 5 वर्ष है, पहले भी 5 वर्ष था, लेकिन एक बार के लिए 1976 में 5 से 6 कर दिया। 5 से 6 कब किया? ये लास्ट में 76 में 6 दिख रहा है ना आपको। 5 से 6 कब किया? 76 को। 5 से 6 कब किया? 76 को। उसके बाद प्रस्तावना, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना थी, उद्देशिका जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ शब्द जोड़े गए। देखिए कौन कौन से शब्द उसमें जोड़े गए थे। उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इनको याद रखना है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता नहीं, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़े गए। इसके अलावा एक काम और किया गया, कुछ विषय जो थे वो राज्य सूची के थे, और इंदिरा गांधी ने क्या किया कि उन पर राज्यों को कानून बनाने का अधिकार था। इंदिरा गांधी उन पर कानून बनाना चाहती थी, तो इसलिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, उन राज्य सूची के विषय होते थे, राज्य कानून बना सकते हैं। केंद्र सूची के विषय होते थे, केंद्र कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची का मतलब होता है कि राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो वो जो ये शिक्षा, वन्य जीव पक्षियों का संरक्षण और नापतोल संबंधी विषय, ये उस समय राज्य सूची के विषय थे। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इन विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया, ताकि केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार हो, और राज्य सरकार से भी कानून बनाने का अधिकार तो नहीं छिना, क्योंकि राज्य सूची में भी विषय था, समवर्ती सूची में, इसलिए राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, केंद्र सरकार भी बना सकती है। तो ये विषय याद रखना। शिक्षा, वर्तमान में भी ये राज्य समवर्ती सूची के विषय है, वैसे भी आ सकता है समवर्ती शिक्षा किस सूची का विषय, समवर्ती सूची का। और कब बनाया गया? 1976 को, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। वन भी है, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण भी है, नापतोल विषय भी है। ये इंपॉर्टेंट है, शिक्षा, वन और वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, ये तीनों विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 51 क भाग 4 क सोवियत संघ से लेकर 10, वर्तमान में 11। लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल बढ़ा, लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े। और शिक्षा, वन्य जीव पक्षियों का संरक्षण विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया। आशा करता हूँ कि आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। एक बार मैं आपकी थोड़ी सी रीडिंग लगवा देता हूँ कि संविधान में संशोधन प्रक्रिया जो 3 तरीके से होती है: सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति। 368 भाग 20 दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। पहला संविधान संशोधन 1951 में और 9वीं अनुसूची जोड़ी। 7वें 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। 1 नवंबर 1956 को लागू होती है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट। और 10वां, 12वां, 13वां, 14वां ये सारे राज्यों से संबंधित है, राज्यों को मिलाया गया या किसी को राज्य बनाया गया। 13वें में राज्य नागालैंड को राज्य बनाया गया। 10वें में दादरा हवेली, 12वें में गोवादम द्वीप और 14वें में पंडुचेरी। चीन युद्ध के आसपास की घटना। उसके बाद 24वां संविधान संशोधन 1971 में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया सरकार के द्वारा। इसी समय आपको पता होगा 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। और 42वां संविधान संशोधन 1976 मिनी संविधान, लघु संविधान जिसको बोला जाता है। मौलिक कर्तव्य लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का 5 से 6 वर्ष। और प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द और शिक्षा, वन्य जीव पक्षियों का संरक्षण विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डालना।